নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে আমি তস্মিনা। শুরুতেই যে খবরে নজর রাখবো, এবার রাষ্ট্রপতির মুখেও এমার্জেন্সি। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। 1975-এর 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায়, সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তার মুখেও এমার্জেন্সি। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য রাষ্ট্রপতির। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। 1975-এর 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায়, সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয়। কি বলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, শোনাবো আপনাদের। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देश में संविधान लागू होने के बाद भी আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো, এবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তার মুখেও এমার্জেন্সি। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য দ্রৌপদী মুর্মুর। 1975 সালের 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায়, সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয়, এমনটাই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তার মুখে এমার্জেন্সি। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। 1975 সালে 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায়, সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয়, এমনটাই মন্তব্য করেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, তার মুখে এমার্জেন্সি। তিনি মন্তব্য করেছেন, সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয় 1975 সালের 25শে জুন। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে। 1975 সালের 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায় বলে মন্তব্য রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয় ওই দিন। 1975 সালে 25শে জুন কালো অধ্যায়, এমনটাই মন্তব্য দ্রৌপদী মুর্মুর। তিনি বলেছেন, সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয় ওই দিনে। এবার রাষ্ট্রপতির মুখেও এমার্জেন্সি। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে, এমনটাই মন্তব্য রাষ্ট্রপতির। 1975 সালের 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায় এবং সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয়। আর একবার শুনুন রাষ্ট্রপতি তিনি ঠিক কি বলেছেন। हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। আমাদের সঙ্গে রয়েছে দিল্লি থেকে, দিল্লির স্টুডিও থেকে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি জব্বার খান। जब्बर, राष्ट्रपति जो स्पीच दिया है उसके बाद क्या रिएक्शन है, जो विरोधी लोग हैं उन लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए तस्मीना, जहां तक बात राष्ट्रपति के अभिभाषण की है, जिस अंदाज में और जिन बिंदुओं को उन्होंने उठाया, मुख्यतः
3 बातों को उन्होंने बड़ी प्रमुखता से उठाया, जिसमें आपातकाल यानी कि इमरजेंसी का जिक्र था, जिसमें महिलाओं को लेकर के, सरकार के कामकाज को लेकर के, पिछले 10 वर्षों के कामकाज का जिक्र था, पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अंदर उठाया। साथ ही साथ में बजट का संकेत भी इसमें छिपा हुआ था कि आगे आने वाला बजट कैसा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही अलग अलग तमाम तरह के मुद्दे उठाए, मगर राष्ट्रपति के अभिभाषण के खत्म होने के बाद में विपक्षी पार्टियों ने इस बात को लेकर के हंगामा किया, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने, कि राष्ट्रपति को अपने अभिभाषण में आज के दिन आपातकाल का जिक्र करना यह मुनासिब नहीं था। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जब आपातकाल का जिक्र कल किया था, जिस पर आज राहुल गांधी अपने सहयोगी दलों के नेताओं के साथ में ओम बिरला से मुलाकात करते हुए नजर आए, तो हंगामा पार्लियामेंट के अंदर दोनों तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में मिलकर के सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जहां तक सवाल राष्ट्रपति के अभिभाषण का था, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अंदर मौजूदा वक्त में पेपर लीक का मामला, नीट एग्जाम का मामला, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का मामला, उस पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने नया कानून बनाया है, प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की कि इन तमाम तरह की ऐसी लीकेज को रोका जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति ने जो दूसरी अहम बात की, उसमें किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर के हमारी सरकार जिस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाती है, एमएसपी के बढ़ने का मामला हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, या दूसरी ऐसी तमाम सहूलियात हैं जो किसानों को दी जा रही पिछले 10 वर्षों से, वो पहले के वक्त में देखने को नहीं मिली थी। इसके साथ ही साथ में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ में दूसरी ऐसी तमाम चीजें थी जिसको सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति के अभिभाषण में देखने को चीजें मिली। खास तौर पर मोदी के इस तीसरे कार्यकाल को लेकर, यानी कि एनडीए सरकार के मोदी के इस तीसरे कार्यकाल को लेकर के तारीफ करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र की जीत है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय वोटर्स जिस तरीके से वोट करते हैं, पूरे विश्व में उसकी चर्चा होती है, पूरे विश्व ने लोहा माना भारत का कि इतनी बड़े सतह पर, इतने बड़े पैमाने पर भारत का इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज में लोकसभा या विधानसभा या जितने भी चुनाव कराते हैं उसमें बखूबी उसे अंजाम दिया जाता है और पूर्ण रूप से उसमें तमाम चीजें अंजाम देती हुई मिलती हैं। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक और खास बात, बजट का संकेत। 3 बातों का जिक्र किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के अंदर, जो कि आमतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिसमें परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से दुनिया जहां जाती हुई इस वक्त दिख रही है, भारत उसके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो या औद्योगिक तमाम तरह की चीजें हो, जिसमें निवेश की बात हो, विदेशी निवेश का मामला हो, आम लोगों को बिजनेस में, आम लोगों को उद्योग में, एमएसएमई के जरिए से आम लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, एक एक जन को किस तरीके से खड़ा किया जाए ताकि भारत आगे बढ़ सके, इन तमाम चीजों का जिक्र राष्ट्रपति ने अपने भाषण के अंदर करते हुए दरअसल सरकार का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड पेश किया, 10 सालों की उपलब्धियां भी बताई, आगे आने वाले दिनों में सरकार किस तौर पर काम करेगी उसका संकेत भी दिया। खास तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि दुश्मन देश जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का इलाका हो या दूसरे इलाके हों, उसमें दुश्मन देश जिस तरीके से हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, और इस बार जम्मू कश्मीर में जिस शांति के साथ में वोटिंग हुई है, इसका हवाला राष्ट्रपति ने अपने भाषण में करते हुए जिक्र किया। अर्थव्यवस्था की जहां तक अगर बात करें, अपनी रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारी सरकार के जिन उपलब्धियों का जिक्र किया गया है, जिन उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है वो कम है, उसमें अर्थव्यवस्था को, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, सरकार जिस तरीके से आगे कदम उठा रही है, सरकार तमाम तरह की चीजों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, आम लोगों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, खासतौर पर महिलाओं को उत्थान को लेकर के, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सरकार की उपलब्धियों को बखान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में तमाम चीजों का जिक्र किया। अब सवाल यह है कि आपातकाल का जिस अंदाज में जिक्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से घेरने की कोशिश की, जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना अभिभाषण शुरू कर रहे थे, विपक्षी पार्टियों के सांसद सदन के अंदर मेज थपथपाते हुए नीट नीट के नारे लगा रहे थे, पेपर लीक के नारे लगा रहे थे, यानी कि सरकार
जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण को इसी नजरिए से देखा जाता है कि वो सरकार का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होगा, सरकार के कामकाज का तौर तरीका होगा, आगे आने वाले वक्त में सरकार क्या करेगी उसको लेकर के एक तरीके से खाका राष्ट्रपति पेश करेंगे। मगर इन तमाम चीजों से इतर विपक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए न सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि एक मजबूत विपक्ष होने का आज वहां पर एक तरीके से मिसाल पेश करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में भी शोर और हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। जाहिर तौर पर बीते 3 दिनों से अगर देखा जाए तो संसद के भीतर की तस्वीरें जिस अंदाज में देखने को मिलती आ रही हैं वो ये दर्शाता है कि इस बार का विपक्ष पिछले 2014 से 19 से 2024 के बीच वाला ये विपक्ष नहीं है। ये कार्यकाल अलग होगा और उसकी झलक चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे टीएमसी की तरफ से टीएमसी के नेता हो, चाहे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, इन लोगों ने जिस अंदाज में अपनी अपनी बातें अभी तक बीते 3 दिनों में रखी हैं उससे ये झलक मिलती है कि आने वाले दिनों में एक अलग तरीके का, एक अलग अंदाज में सदन के भीतर का माहौल देखने को मिलेगा। सरकार वो नहीं कर पाएगी जो पिछले 10 वर्षों में सरकार ने अपने तरीके से किया है। खास तौर पर मणिपुर का इशू, जब हाल के दिनों में आरएसएस ने मणिपुर के इशू को उठाते हुए एक तरीके से बीजेपी पर सवाल या निशान भी खड़ा किया था राजनीतिक जानकारों की नजर में, मणिपुर के इशू को लेकर के, पेपर लीक के इशू को लेकर के, हो रहे हादसों को लेकर के, आतंकवाद के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने की कवायद में है। जी ধন্যবাদ आपको जब्बर जी। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো, এবার রাষ্ট্রপতির মুখে এমার্জেন্সি। দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে লোকসভা থেকে, এমনটাই কিন্তু মন্তব্য দ্রৌপদী মুর্মুর। 1975-এর 25শে জুন সংবিধানের কালো অধ্যায় সারা দেশে হাহাকার তৈরি হয়, এমনটাই মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। লোকসভাতে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশের অর্থনীতির ব্যাপারেও কথা বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আপনাদের আরো একবার শোনাবো রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি ঠিক কি বলেছেন। क्यों देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। আমাদের সঙ্গে রয়েছে কংগ্রেসের নেতা সৌম্য এইচ রায়। সৌম্যবাবু, আপনাকে কলকাতা টিভিতে স্বাগত। সংসদে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতির মুখে এমার্জেন্সি, তিনি বলেছেন যে দেশের সংবিধানের উপর বারবার আক্রমণ হয়েছে, কি বলবেন, আপনার কি প্রতিক্রিয়া? সালের 28শে জুন ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং বলেছিলেন যে এমার্জেন্সি করা ভুল হয়েছিল এবং তার জন্য অ্যাপোলজি চেয়েছিলেন। তো ভারতবর্ষে 10 বছরের একটা সরকার অঘোষিত ভাবে এমার্জেন্সি চালালো, তার জন্য কি প্রধানমন্ত্রী বা সাংবিধানিক প্রধানরা একবারও বলবেন, উল্লেখ করবেন? আসলে না, এগুলো প্রেশার থাকে, চাপ থাকে, বলছেন তাই রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে আমরা নারাজ। সাংবিধানিক প্রধান মন্তব্য করা সাজে না, কিন্তু এইসব মন্তব্য করার আগে একটু এদিক ওদিক দেখে নিলে, জেনে শুনে নিলে ভালো হয় আর কি। ধন্যবাদ আপনাকে সৌম্যবাবু। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখবো, সংসদে ভাষণ দেবার সময় রাষ্ট্রপতির মুখে এমার্জেন্সি।